हेलो एवरीवन, टेंथ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टेट बोर्ड का, उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इतना तो दिया है कि भाई ग्रेविटी का जो ग्रेविटी डिस्कवर किया, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, वो क्रेडिट जाता है आइजैक न्यूटन को। लेकिन स्टोरी बहुत उससे भी पहले पुरानी है। भास्कराचार्य टू, उन्होंने भी ग्रेविटी के बारे में डिस्कवर किया था। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगा, किस फोर्स से चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, वो फॉर्मूला दिया न्यूटन ने। इसीलिए ग्रेविटेशन का क्रेडिट जाता है न्यूटन को। अभी देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर का, वो है सिंपल टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन सर सिंपल है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसी को बोल देते हैं अपन सर्कुलर मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो डेफिनेशन ये है इसका, सबसे पहला डेफिनेशन है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called circular motion। सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? सर एग्जाम्पल सिंपल है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये होता है सर्कुलर मोशन। और कोई एग्जांपल? तो सर जैसे कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हो गया सर सर्कुलर मोशन का। क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो देखो अभी ये सब तो ठीक है, दिया है सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल भी अपने को पता है। या फिर एक सिंपल एग्जांपल लिया, एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और उसके एक एंड पे स्टोन को बांध दिया। तो अगर मैं स्टोन को ऐसे गोल घुमाऊं, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन होगा। तो क्वेश्चन ये है सर, सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है? अभी जैसे कि प्लैनेट है, प्लैनेट सन के आजू बाजू में गोल घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो अभी कोई तो मजबूरी होगी जिसके कारण वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। बस उसी मजबूरी को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है डेफिनेशन? फोर्स विच acts on any object acts on any object moving along a circular path। Force which acts on any object moving along a circular path and it is directed toward the center of the circle। उसी फोर्स को बोलते हैं हम सर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अभी देखो, ये सन है, ठीक है, यहाँ पे है अर्थ, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स है दोनों के बीच में? तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक ही फोर्स है सन और अर्थ के बीच में। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं होता है, जिस फोर्स की वजह से, अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसको स्टोन अटैच कर दिया एक एंड पे, और जो दोनों उसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो स्टोन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और स्टोन की वेलोसिटी की वजह से वो स्टोन क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। वैसे ही अर्थ, सन जो है वो अर्थ को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
क्योंकि अर्थ के पास वेलोसिटी है सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो हो क्या रहा है ना, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये चाहता है कि अर्थ किधर आए, इस डायरेक्शन में आए, तो अर्थ थोड़ा ये डायरेक्शन में मूव हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा, वापस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑलवेज क्या रहेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो हर पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होते जाएगा, चेंज, और जिसकी वजह से अर्थ मजबूरी में एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। अर्थ की टेंडेंसी नहीं है सर्कुलर मोशन में घूमने की, लेकिन इस फोर्स की वजह से अब वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रही है। तो मैं इसी फोर्स को बोल दूंगा सर सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें क्या होगा सर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए मजबूर करे, उसी को अपन बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हर पॉइंट पे, जैसे कि इस रेक्टेंगुलर पाथ पर, रेक्टेंगुलर बोलो या फिर स्क्वायर बोल दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी, कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं बोल दूंगा सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, 4 बार, ठीक है। ट्रायंगल में कितनी बार वेलोसिटी चेंज होती है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि सर वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो गई, 3 बार। पेंटागन में 5 बार, हेक्सागन में 6 बार, सर्कल में कितनी बार होगा, सर्कल में, तो सर सर्कल में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसी को बोलेंगे अपन यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन है मतलब कोई तो भी फोर्स होगा, और उसी फोर्स को अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो अभी जैसे कि ये सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये सेंटर है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने पत्थर बांध दिया और मैं उसको गोल गोल घुमा रहा। तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पत्थर की वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे कहाँ पे होगी, इधर, टूवर्ड, ये टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी। इस पॉइंट पे किधर होगी सर, इधर होगी। इस पॉइंट पे आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा इधर होगी। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो इसको अपन बोलते हैं सर एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ ये स्टोन कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन फिर भी अपन बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे देखो ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट लो, चारों पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया है सर बुक में, फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन 12th के बुक में है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी क्या है सर, वी तो हो गई स्पीड, वेलोसिटी क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज, ठीक है। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, एम मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसका रेडियस है 5 मीटर। आपको बोला निकालो भाई, क्या निकालो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखने का एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या होगा, एम है 5, वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 डिवाइड बाय 5,
तो कितना आया 100, 100 क्या फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स 100 न्यूटन। ठीक है, इतना ही है। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पहले याद कर लो कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसकी वजह से हो रहा है सर, एक स्पेसिफिक फोर्स है, उसका नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स विच एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट को मोशन में होना चाहिए, वेलोसिटी चाहिए उसके पास। ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर इज द रेडियस, वी इज द वेलोसिटी, स्पीड, और एम इज द मास। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे केपलर्स लॉ। केपलर के जो लॉ थे, 3 लॉ दिए हैं केपलर के। तो देखो केपलर का जो लॉ दिया है, केपलर जो था ना वो स्टूडेंट था टाइको ब्राहे का। टाइको ब्राहे ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सारा डेटा लिख के रखा था प्लैनेट के मोशन के बारे में, और वही डेटा उठाया केपलर ने, और वो डेटा केपलर ने स्टडी करके 3 लॉ बनाए ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, किसने बनाया, केपलर ने। ठीक है, कहां से उठाया था, टाइको ब्राहे के बुक से। क्रेडिट फिर भी केपलर को ही जाएगा। अभी फर्स्ट लॉ क्या होता है सर, फर्स्ट लॉ बताता है कि ये जो अपन बोल रहे हैं ना, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, उसने बोला भाई ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ऑर्बिट है इलिप्टिकल। कैसा है, इलिप्टिकल। अभी सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। कैसा है, इलिप्टिकल है, इलिप्स विथ सन इज वन ऑफ इट्स फोसाई। ठीक है, सन इज वन ऑफ इट्स फोसाई। अब ये फोसाई क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, वो अभी देखेंगे अपन। ठीक है, देखो, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन इज वन ऑफ इट्स फोसाई। इलिप्स जो होता है, इलिप्स उसको ड्रॉ करने का है, तो क्या करेंगे भाई, 2 पॉइंट फिक्स कर दो ग्राउंड पे, उनको नाम दे दो F1 और F2। ठीक है, यहां से एक स्ट्रिंग घुमा दो बहुत बड़ा। ठीक है, ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, मैंने एक स्ट्रिंग घुमा दिया इसे, फिर इसके अंदर पेन डाला और स्ट्रेच किया, कहाँ तक, जहां तक वो स्ट्रिंग आएगा। ठीक है सर, इस पॉइंट तक आया वो स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर क्या किया, यहां से मैंने वो पेन को ऐसे घुमाया एक सर्कुलर मैनर में, तो जो शेप तैयार हुआ उसी को अपन बोल देंगे इलिप्स। ठीक है, ये अभी इतना ठीक नहीं बना है। तो इलिप्स में होता क्या है, इलिप्स में जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है ना, वैसे इलिप्स में 2 फोकस पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2। और ये स्ट्रिंग जो है, ये जो लेंथ थी, इसको नाम देता हूं मैं A पॉइंट। आप यहाँ पे खड़े थे, सपोज एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, उसमें 2 पोल फिक्स कर दिए, दोनों में से रस्सी घुमा दी और रस्सी आपके पास है, आप थोड़ा दूर गए 10 मीटर, और फिर आपने क्या किया, पूरे ग्राउंड का ऐसे चक्कर मार लिया। तो जो डायग्राम, जो ज्योमेट्रिकल शेप तैयार हुआ, एग लाइक शेप, अंडे जैसा, उसी को बोलते हैं इलिप्स। अभी इलिप्स में 2 एक्सिस होते हैं, मेजर माइनर, वो अपने को इतना ऊपर इतना अंदर जाने नहीं है। अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, मैं अच्छा वाला इलिप्स बनाता हूँ। बिल्कुल, ये ऐसे दिखता है इलिप्स, उसमें होता है सर एक फोकस F1 F2। अभी ये आप रस्सी लेके यहाँ तक गए, ठीक है, ये A पॉइंट, तो ये जो रस्सी की लेंथ है कितनी है, AF1 प्लस AF2 कुछ होगी 10 मीटर। फिर आप रस्सी लेके घूमते घूमते यहाँ पे आए, अभी भी कितनी होगी लेंथ, लेंथ थोड़ी चेंज होगी रस्सी की। तो ये पॉइंट है BF1 प्लस BF2, सारी लेंथ तो सेम ही आएगी ना। अभी आप आ गए सपोज यहाँ पे C पॉइंट पे, घूमते 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 घूमते,
तो ये जो लेंथ आएगी CF1 प्लस CF2 वो तो फिक्स आएगी, क्योंकि 10 मीटर की रस्सी थी आपके पास, सपोज 10 मीटर की रस्सी थी, तो AF1 इन दोनों की सम कितनी आएगी, AF1 प्लस AF2 सर 10 मीटर, इन दोनों की कितनी आएगी, BF1 प्लस BF2। BF1 छोटा है, BF2 बड़ा है, लेकिन अपने को उससे लेना नहीं, दोनों का सम कितना हो रहा है 10। फिर आप आ गए घूमते घूमते यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया CF1, ये हो गया CF2, ठीक है। तो सर सबका लेंथ कितना आया, 10 मीटर। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका सम 10 मीटर हो रहा है F1 और F2 से, वो मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिए और ये बन गया इलिप्स। तो केपलर का जो लॉ है ना, वो ये बोलता है कि भाई प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। अभी तो आपने बोला सर फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सर्कल भी एक इलिप्स का ही पार्ट है। अगर मैं ये दो इमेजिन करो, ये दो फोकस पॉइंट जो है फोसाई, इनको पास में लेके आऊँ, एक सिंगल पॉइंट पे लेके आऊँ, तो डायग्राम कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब सर्कल भी एक इलिप्स का ही पार्ट, इलिप्स का ही टाइप है, जिसके दोनों फोसाई एक ही पॉइंट पे आते हैं। तो देखो पहला लॉ हो गया, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन इज वन ऑफ इट्स फोसाई। अभी नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऐसा है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि सर ये प्लैनेट है, सॉरी ये सन है, ये प्लैनेट है P, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है प्लैनेट और सन को, ठीक है, मैं पूरा ऑर्बिट बना देता हूं, ये ऐसा कुछ ऑर्बिट है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, ये हो गया लाइन, लिख देता हूं पहले, ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन। स्वीप का मतलब है कवर करना, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या सर, ये प्लैनेट अभी यहाँ पे, सपोज 20 डेज बाद ये प्लैनेट यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये लाइन ऐसी होगी, कितने टाइम में आया यहाँ पे, 20 डेज में। ये हो गया वो सर एरिया A1। किसी ने पूछा सर कितने दिन में कवर किया ये एरिया, किसने कवर किया, मैंने नहीं, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन जो एरिया कवर किया कितने दिन में, 20 डेज में, उसको लिख दिया मैंने A1, ठीक है। फिर आप चले गए, वापस आए 2 महीने बाद, आपने देखा प्लैनेट यहाँ पे है अभी, फिर आपने सोचा वापस काउंट करते हैं 20 डेज में कहाँ पे पहुंचेगा, तो 20 डेज में प्लैनेट आ गया यहाँ पे। कितने दिन में कवर किया ये, 20 डेज में। तो ये एरिया जो वापस आया A2 कितने दिन में कवर किया ये, 20, ये भी 20 डेज में, ये भी 20 डेज में, तो दोनों एरिया इक्वल। किसने बोला, केपलर ने। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। सिंपल लॉ है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है प्लैनेट एंड सन को, एक्चुअल में कोई लाइन है उधर नहीं है सर, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, इमेजिनरी लाइन, स्वीप करता है इक्वल एरिया, कब, अगर अपन इक्वल टाइम इंटरवल ले तब, ठीक है। सपोज एक प्लैनेट अभी यहाँ पे है, यहाँ से वो इधर गया सर, कितने डेज में, 60 डेज में, 60 डेज में इतना एरिया कवर किया, ठीक है। तो हर 60 डेज में प्लैनेट इक्वल एरिया ही कवर करेगा। फिर आपने वापस यहाँ से काउंट किया, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ, तो ये जो एरिया कवर हुआ 60 डेज में, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना दो रहने दो, A1 एंड A2, ठीक है। फिर थर्ड लॉ क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ, the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance। अभी क्या है सर, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये जो प्लैनेट है, सपोज ये अर्थ है, तो इसको एक चक्कर मारने में, ये प्लैनेट को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, अर्थ है तो आप बोलोगे सर 365 डेज,
365 डेज मतलब 1 ईयर अर्थ का, तो वो हो जाता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो हर एक प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर अगर आप करेंगे, पहले लिख देता हूं सेंटेंस में, स्क्वायर ऑफ पीरियड, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन। क्या बोला कि सर जो भी प्लैनेट घूम रहा है इसके आजू बाजू में, सर सन के आजू बाजू में घूम रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा टी, उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया सर। इतने बड़े सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, टी स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, ये थे कहते फ्रॉम द सन। मतलब क्या है देखो, ये हो गया फर्स्ट लॉ, दिस इज योर सेकेंड लॉ, वो इधर टी स्क्वायर समझा। अभी देखो उसके बाद क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 9th में होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये जो प्लैनेट है, अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जितना होगा इलिप्स में, इलिप्स में सपोज यहाँ पे मैंने एक इलिप्स बनाया है, ये सन बना दिया इधर और ये बना दिया अर्थ, तो देखो ये डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा है, ये डिस्टेंस जो है ना वो कम है। मतलब प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम द सन हमेशा सेम नहीं रहेगा। अभी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन, तो वहाँ पे आएगा 149.1 किलोमीटर, सॉरी मिलियन, 149.1 मिलियन किलोमीटर आएगा, ठीक है। और अगर आप सर्च करते हो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, जब यहाँ पे आएगा अर्थ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, तो वो होगा 147 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर। तो कहना क्या है मेरे को कि भाई जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। सर्कल रहता तो अपन बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इलिप्स में यही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो डिस्टेंस है ना इसका अपन एवरेज वैल्यू ले लेंगे, मीन प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ये मीन डिस्टेंस ले लिया क्योंकि डिस्टेंस तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो एक एवरेज वैल्यू ले ली आर क्यूब, आर मीन और उसका क्यूब। तो केपलर ने बोला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया भाई थर्ड लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब हर एक प्लेनेट का टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। टी स्क्वायर मतलब जो अर्थ का टाइम है सपोज 365, वीनस का अलग आएगा 240, 210 समथिंग, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है सर, तो उसका मीन वैल्यू ले लो कोई तो भी, 149.1 और 147 के बीच में 146, उसका क्यूब इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। हर एक प्लेनेट का टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो सर इसका बेनिफिट क्या है, अभी देखो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, अगर टी चेंज किया तो आर भी चेंज हो जाएगा। तो वो बोलेगा कि भाई अगर अपन ने टाइम पीरियड डबल कर दिया तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपने को लगेगा, ठीक है। देखो अभी तक क्या देखा, सबसे पहले देखा सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ अलग फोर्स नहीं है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, या फिर फ्रिक्शन रहेगा कहीं पे, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मजबूरी के कारण घूम रहा है, जो वो मजबूरी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसी को बोल देंगे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला था mv²/r। फिर अपन ने स्टार्ट किया केपलर के लॉ, जो कि 3 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में। क्या है फर्स्ट लॉ, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन इज वन ऑफ इट्स फोसाई। फिर केपलर का सेकंड लॉ,
इक्वल एरिया इन, देखो इसको याद रखने का, ऑर्बिट इज इलिप्स, इलिप्टिकल। इसको कैसे याद रखेंगे, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। 3 दिन में जितना एरिया, सपोज 3 दिन में इतना एरिया हुआ, तो अगले 3 दिन में भी वही उतना ही एरिया कवर करेगा। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद देखा केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी इसके बाद देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद दोनों टॉपिक पे अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो वो न्यूटन का जो सेकंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।